तो यूपीएससी से स्टोर ऑफिसर का वैकेंसी डीआरडीओ के लिए आ गया है और ये कल 11 फरवरी 2022 को आया है। और आपको इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2022। ठीक है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, बताते हैं इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। यहाँ पे देखिए है आपको सेकंड नंबर में, आप जब एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कीजिएगा तो सेकंड नंबर में वैकेंसी नंबर 220203022412 के नाम से है और कुल टोटल पोस्ट जो है 11 वैकेंसीज है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ स्टोर ऑफिसर क्लियरली लिखा हुआ है। और ये आपको किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी और यूआर के लिए 7 वैकेंसी। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व, ऐसा कुछ बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि इसका पे लेवल कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पे स्केल लेवल 7, बोले तो 4600 ग्रेड पे। ठीक है, 7 सीपीसी के अनुसार से। अब रही बात एज की, तो एज जो है 30 ईयर्स के लिए यहाँ दिया गया कि 30 ईयर्स आपका एज है तो अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो एज के बारे में हम और आपको आगे बताएंगे। ठीक है, डिटेल में। तो फिलहाल जानिए 30 ईयर्स इसका एज दिया है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ओबीसी है तो 3 साल ज़्यादा, अभी 33 ईयर्स तक, और SC ST है तो 5 साल ज़्यादा, बोले तो 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही एज रिलैक्सेशन की बात तो मैं आगे चर्चा करूँगा। और रही एक्सपीरियंस की बात, यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि 3 ईयर्स होना चाहिए, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एक गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और प्राइवेट कंसर्न, बोले तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अप्लाई कर ही सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट भी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्राइवेट चाहे सेमी गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं एज एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल चर्चा करते हैं। तो देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे इसी की वेबसाइट में जब पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 10 में जाइएगा तो आपको एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्लियरली लिखा है। बोले तो स्टेट गवर्नमेंट को जो काम करते हैं उनको नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन, इसके अनुसार से तो यही लग रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिसका स्टेट गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस है उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे और नीचे भी लिख दिया है कि द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ फिर से लिखा है कि सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसी को केवल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताया था कि अगर ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर SC ST है तो 5 साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है सेमी गवर्नमेंट वगैरह या में, तो उसके वजह से आपको 5 साल का अतिरिक्त एक्सपीरियंस मिलता है। अगर जैसे यूआर के लोग हैं तो यूआर को 5 साल तक मिलेगा मतलब रिलैक्सेशन, बोलता 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ओबीसी की बात आएगा तो ओबीसी का बात जो आएगा तो 3 साल ओबीसी के संदर्भ में और 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल जो कंटिन्यूअस सर्विस की है उसके संदर्भ में, तो कुल मिलाकर के 8 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको? ओबीसी को। अब रही बात SC ST कितना मिलेगा, तो इसको कुल मिला के 10 साल मिलेगा। 5 साल उसका अपना कम्युनिटी वाला SC ST का और 5 साल एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपको 10 ईयर्स मिलेगा। इसी तरह जैसे मैं भी इसको बता चुका था ओबीसी को 8 ईयर्स, तो 3 साल ओबीसी के संदर्भ में और 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में। नहीं,
3 साल ओबीसी के संदर्भ में और 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के संदर्भ में। तो इस तरह से कुल मिला के 8 साल का मिलेगा। और है यूआर की बात, तो यूआर को सिंपली 5 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। तो अब ये 5 ईयर्स हो गया। अब रही बात कि इसका जो है, जो आप एज रिलैक्सेशन आप अपने डिपार्टमेंट से बना करके दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा, तो इसका वेबसाइट पे एक फॉर्म अपलोड किया हुआ रहता है, एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होता है, उसमें आपको मतलब कि एज रिलैक्सेशन का मतलब आपको लेटर देना पड़ेगा, जो कि मैं ये भी आपको डाउनलोड किए हूँ इसी की वेबसाइट से, तो आप देख सकते हैं। ये प्रोफार्मा नंबर ये 7 है, ठीक है। तो ये है, देखिए इसका प्रोफार्मा नंबर। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर क्लेमिंग एज कंसेशन, ठीक है। लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंस्यूइंग अथॉरिटी। तो ये आपका प्रोफार्मा है, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। जब आप अपना डिपार्टमेंट से मांगिएगा एज रिलैक्सेशन के लिए, अगर मान लीजिए आपका एज क्रॉस हो गया है तो ये सारा बात जो है लिखा होना चाहिए। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री MS यहाँ आपका नाम रहेगा, और यहाँ आपका फादर का नाम रहेगा या मदर का नाम। अगर आपके फादर नहीं है तो मदर का नाम आएगा, और मदर नहीं है तो ऐसे तो बाई डिफॉल्ट फादर का ही नाम आता है, ठीक है। अगर लेकिन फादर नहीं है तो मदर का नाम आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ए रेगुलरली अपॉइंटेड इन रेगुलरली अपॉइंटेड, ये NIC आ गया है गलत बाई मिस्टेक से। एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री एंड ड्यूटीज परफॉर्म बाय हिम हर ड्यूरिंग पीरियड्स आर एज अंडर। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ तक एज अंडर के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या लिखना है। जनरली 2 साल के बाद परमानेंट लोग हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बी देखते हैं क्या है। तो ये में जो है, ये में जो पॉइंट लिखा हुआ है सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा, और यहाँ पे परमानेंट पोस्ट ऑफ, ये आपका पोस्ट का नाम क्या है, परमानेंट पोस्ट ऑफ, हाँ पोस्ट का नाम क्या है ये आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट में है वो आ जाएगा, और मतलब आप ज्वाइन कब किए थे यहाँ पे वो आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप मतलब गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कब ज्वाइन किए वो डेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 साल के बाद आप परमानेंट हो चुका है। अगर 2 साल के बाद भी परमानेंट नहीं हुए हैं तब फिर इसको फॉलो करना पड़ेगा जो बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको प्रोफार्मा है इसका। और नीचे जो है सिग्नेचर वगैरह कर रहा है, हेड का सिग्नेचर चाहिए, नाम चाहिए उनका, डिजग्नेशन, हाँ डिजग्नेशन चाहिए। किसका डिजग्नेशन, जो ये लेटर बना देगा, बोले तो कैंडिडेट का नहीं, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका। यहाँ मिनिस्ट्री ऑब्लिक ऑफिस का नाम, यहाँ एड्रेस, ऑफिस सील, ठीक है। आपका यहाँ सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपका जो है एडमिन वाले करेंगे। तो इसमें जो है मैं आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन वाला में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक नहीं मिलेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। तो केवल उसी को एज रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि जो प्राइवेट में काम करते हैं ना उसको भी नहीं मिलेगा। लेकिन अप्लाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन का मौका नहीं मिलेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कह सकते हैं। मतलब एक एज कंसेशन नहीं मिलेगा जो प्राइवेट कंसर्न या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ये हो गया। अब चलते हैं इसका सिलेबस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, तो ये पिछला बार जब ये देखिए अभी रिसेंटली 2018 में एग्जाम लिया था, किसके लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है ये डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका एग्जाम लिया था यहाँ, आपको कब लिया था, 23/9/2018 को लिया था। तो इसमें जो है उसके अनुसार से सिलेबस क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फिर यही सेम टू सेम सिलेबस होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप गौर से क्या क्या सिलेबस था। तो देखिए स्कीम ऑफ टेस्ट में यहाँ ये में लिखा है द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का समय रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, सारा क्वेश्चन जो रहेगा सेम मार्क्स का रहेगा। और सी में लिखा है द टेस्ट विल have objective type questions with multiple choice of answer, ठीक है। और डी में लिखा है the medium of test will be हिंदी as well as English, ठीक है, except those pertaining to English language skills which will
बी सेट इन इंग्लिश ओनली, मतलब क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। फिर ए में लिखा है देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब पेनाल्टी भी रहेगा आपका अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो। एवरी रॉन्ग आंसर विल डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन, मतलब 1/3 आपका माइनस मार्क होगा, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनाल्टी, मतलब अगर आप नहीं जानते किसी क्वेश्चन का आंसर तो उसको आप कलर मत कीजिए, बोले तो टिक नहीं मारिए, तो आपका कोई माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, द टेस्ट विल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स, मतलब 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैक्सिमम 300 मार्क्स का। टोटल एक्चुअली 120 क्वेश्चन रहता है, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि 120 क्वेश्चन रहता है। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखा हूँ 3-4 बार इसका जो एग्जाम हुआ है, DRDO के लिए 2-3 बार लिया है, एक बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एग्जाम लिया है, तो सब में 120 क्वेश्चन ही पूछा है और सेम सिलेबस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा है द सिलेबस ऑफ द टेस्ट विल ब्रॉडली कंप्राइज द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो इस कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे बताया हुआ है। तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा, फिर मटेरियल मैनेजमेंट से रहेगा, उसके बाद जो है जनरल फाइनेंशियल रूल से रहेगा, अभी जनरल फाइनेंशियल रूल 17 आ चुका है और इसका वीडियो आप मेरा चैनल पे देख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ सफिशियंट हो जाएगा। पेड वर्जन का देखेंगे तो सफिशियंट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनरल फाइनेंशियल रूल से ये पूरे किताब से पूछता है, बोले तो प्रत्येक चैप्टर से पूछता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 में जनरल मेंटल एबिलिटी, ये रीजनिंग वगैरह पूछता है, इसके अंतर्गत डाटा एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग है ना। और जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत मैथमेटिक्स में समझता हूँ कि पूछता है, और लॉजिकल रीजनिंग अलग हो गया, तो यानी रीजनिंग पूछेगा, डाटा एनालिटिक्स मतलब डाटा दे देगा आपको और उससे जो है बनाने के लिए दे देगा, मैथमेटिक्स मान लीजिए मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर उसके बाद है करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, मतलब राष्ट्र मतलब भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्वपूर्ण चीज़ है उससे संबंधित पूछेगा। फिर पॉइंट नंबर 6 में दिया है इंडियन यूनियन, तो इसके अंतर्गत आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा। और फिर इंटरनेशनल अफेयर्स इसके अंतर्गत जो है आपको यूएनओ वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, यूनाइटेड नेशंस या जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह है उससे रिलेटेड, तो ये सारा चीज़ पूछता है। तो अगला बार मैं इससे संबंधित एक और वीडियो में लाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल मैनेजमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा है, और जनरल फाइनेंस से कितना क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग कितना क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग से मेंटल एबिलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं अगला वीडियो भी लाऊंगा, बहुत जल्द कोशिश करूँगा लाने के लिए। तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपके पास किसी तरह का कंफ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।